नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का उद्देश्य है सबको नौकरी। इसके लिए हम लोग यूट्यूब पर फ्री में संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करा रहे हैं। तो आज हम जीके जीएस की कड़ी में राज्य व्यवस्था के 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एमसीक्यू को लेकर आ चुके हैं। देखेंगे आज का राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। तो देखेंगे आप भी तैयार हो जाएंगे और कॉपी पेन उठा लेंगे। आप भी मेरे साथ आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे जल्दी से जल्दी। देखेंगे वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि 16 मजेदार क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और कहीं भी ना कभी आने वाले हैं। तो आप भी तैयार हो जाए और वीडियो को जल्दी से अपने साथियों के बीच शेयर करें। और आइए देर बिना किए हुए आते हैं आज के पहले सवाल पर। देखेंगे आज का पहला सवाल है, आप भी देंगे आंसर। आज का पहला सवाल है, देखेंगे आज का पहला सवाल है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है अर्थात भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं। तो आप जल्दी से आंसर देंगे। देखेंगे कैसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, बैंकों में धन जमा करके। देखेंगे भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बैंकों में धन जमा करके। बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखेंगे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं। वो 5 आधार कौन कौन है? देखेंगे पहला है जन्म से। देखेंगे पहला है जन्म से। दूसरा है वंशक्रम से यानी वंशानुगत। तीसरा है पंजीकरण। चौथा है देशीकरण। और पांचवा है नए भूभाग के अर्जन, अधिग्रहण या सम्मिलित किया जाना सभी हो जाएंगे। तो देखेंगे भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं अर्थात भारत में 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जाएगा। कौन कौन है आप भी नोट करेंगे। जन्म के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और नए भूभागों के अर्जन के आधार पर। पूछ रहा है निम्न में से किस द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। जन्म से प्राप्त किया जाता है, वंशीकरण, देशीकरण, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, सभी सही है। बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए आज के दूसरे सवाल पर आते हैं। आज का दूसरा सवाल है, भारत में पहली बार एनपीआर कब हुआ था। देखेंगे एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है आप भी बताएंगे। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखेंगे प्रत्येक विकसित देश में देखा जाता है कि अपने नागरिकों और गैर नागरिकों का एक सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है रजिस्टर। वहीं जो है भारत में भी तैयार करने की बात हो रहा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो भारत में प्रायोगिक तौर पर 2010 में एनपीआर किया गया, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में सरकार के द्वारा तय किया गया जब भारत में 2021 के जनगणना के बाद एनपीआर किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे सरकार को योजनाओं को क्रियान्वित करने में, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में आसानी हो सके। आइए आज के तीसरे सवाल पाते हैं। आज का तीसरा सवाल कहता है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। आप भी बताएंगे वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। आप भी जल्दी से आंसर टाइप करेंगे। देखेंगे
अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार कानून बनाने का अधिकार देता है। सिर्फ और सिर्फ संसद को है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, संसद को है, विधानमंडल को नहीं है। विधानमंडल नागरिकता से संबंधित कानून नहीं बना सकता है, संसद बना सकता है। आइए ऑप्शन पाते हैं। अनुच्छेद 8 देखेंगे, अनुच्छेद 8 जो है, जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं यानी भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने की बात करता है। भारतीय मूल के लोग कैसे नागरिकता प्राप्त करेंगे पंजीकरण के द्वारा, उसका वर्णन अनुच्छेद 8 में है। नागरिकता की समाप्ति की वर्णन अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 10 इसमें कहा गया है कि आपातकाल के दौरान आपातकाल को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे। देख लेंगे, आपातकाल को छोड़कर किसी अन्य परिस्थिति में नागरिकता समाप्त नहीं होगा। देखेंगे फिर से, वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 11 सिर्फ संसद को देता है, विधानमंडल को नहीं। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान है, जो आधार है, उसका वर्णन अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 9 जो है, अनुच्छेद 9 में नागरिकता समाप्ति के प्रावधान है और अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के आधार हैं। अनुच्छेद 10 मौलिक अधिकार जो है आपातकाल को छोड़कर किसी अन्य परिस्थिति में नागरिकता से संबंधित प्रावधान समाप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के धार्मिक प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने के लिए संशोधन किया गया? देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किन किन देश के नागरिकों को, जो धार्मिक प्रताड़ित के लोग थे, उन्हें नागरिकता देने के लिए संशोधन किया गया। तो आइए देश देखते हैं कौन कौन है। पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आप भी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वह देश कौन कौन है। देखेंगे वो देश है पाकिस्तान, सही है। भूटान गलत है। अफगानिस्तान सही है। बांग्लादेश सही है। आंसर हो जाएगा A, C, D, यानी आंसर हो जाएगा C, A, C, D, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने के लिए संशोधन हुआ। और देखेंगे, याद रखेंगे, 6 धर्म के लोगों को नागरिकता दिया गया। वो 6 धर्म के लोग कौन है जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे? तो हिंदू, देखेंगे नोट करेंगे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिक्स में पारसी। देखेंगे इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय को, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, इन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इनको नागरिकता देने के लिए 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। और देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। देखेंगे वो धर्म कौन कौन के लोग हैं? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसी हैं। ये 6 धर्म के लोग जो धार्मिक प्रताड़ित हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। आंसर हो जाएगा A, C, D। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 के अनुसार नागरिकता का लाभ उठाने के लिए कटअप तिथि निर्धारित है। कटअप तिथि है, देखेंगे भारत सरकार के द्वारा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, उसके लिए एक कटअप डेट निर्धारित किया गया था। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो बांग्लादेश से इस डेट के पहले जो लोग आ गए हैं उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। वह डेट कौन कौन सा है? 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020। आप जल्दी से आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा? देखेंगे आंसर होगा 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आ गए हैं उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। और देखेंगे इनके लिए जो पहले से 11 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया था उसे घटाकर अब 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। और इन्हें किस आधार पर नागरिकता मिलेगा? तो देखेंगे उन्हें 2 आधार बताया गया है। एक है देशीकरण, और दूसरा आधार है पंजीकरण। देशीकरण और उन्हें पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। देख लेंगे डेट निर्धारित किया गया है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आ गए हैं उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। और उसके लिए कटअप डेट जो है, जो 11 वर्ष उन्हें पहले इंडिया में रहना अनिवार्य था उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और उन्हें 2 आधार पर नागरिकता दिया जाएगा, पंजीकरण और देशीकरण। 2 आधार पर, देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा निम्न में से किस समिति ने किया? प्रवासी भारतीय, सबसे पहले आप बताएंगे कमेंट में प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? प्रवासी, देखेंगे प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? देखेंगे इसे एनआरआई बोला जाता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। आप बताएंगे एनआरआई किसे कहते हैं? तो देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, वैसा भारतीय जो लगातार 182 दिन इंडिया से बाहर विभिन्न उद्देश्य से, बिजनेस, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, नौकरी इत्यादि उद्देश्य से जब कोई भारतीय बाहर रहता है तो उसे एनआरआई कहते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है? प्रणब मुखर्जी समिति, फजल अली समिति, एलएम सिंघवी समिति और धर आयोग। तो देखेंगे 2003 में भारत में जो है एलएम सिंघवी समिति के अनुशंसा पर 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो एलएम सिंघवी समिति यानी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की। और भारत में पहली बार 2003 में नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। देखेंगे कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो देखेंगे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी ही क्यों? तो क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके भारत में आए थे, इसलिए इसे 9 जनवरी के तिथि को ही निर्धारित किया गया। देखेंगे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से 2017 तक प्रति वर्ष मनाया गया। 2003 से 2017 तक प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष मनाया गया। और 2017 में निर्धारित किया गया कि अब अगले 2 वर्ष पर यानी प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। तो देखेंगे 17 के बाद 2019, उसके बाद 2021 और 2023। देखेंगे वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। बताएंगे 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया, जो कि क्रम में 17वां था। और देखेंगे मुख्य अतिथि कौन थे?
और विशिष्ट अतिथि कौन थे? आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे और विशिष्ट अतिथि कौन थे, आपको आंसर देना है। देखेंगे, आइए ऑप्शन पाते हैं। फजल अली आयोग। देखेंगे, फजल अली आयोग का गठन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठन हुआ था। धर आयोग। देखेंगे, 1948 में एसके धर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था 1948 में। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे, आज का अगला सवाल है, भारत में असम एकॉर्ड, जिसे असम समझौता कहते हैं, निम्न में कब हुआ था? असम समझौता कब हुआ था? 1975, 1971, 1965, 1985। आप भी आंसर देंगे 1975, 1965, 1961, 1971, 1985। असम समझौता कब हुआ था? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 1985। असम समझौता 1985 में हुआ और तय किया गया 24 मार्च 1971 से पहले। देखेंगे, 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग बांग्लादेश से इंडिया में दाखिल हो चुके हैं, यानी जो लोग बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं, उन्हें भारत का नागरिकता दिया जाएगा। और जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं, उन्हें भारत से बाहर जाना होगा। और सरकार जो है इसके लिए एनआरसी करेगी, नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्टर तैयार करेगी और उन लोगों को भारत छोड़कर इंडिया से बाहर जाना होगा। तो कब हुआ था? 1985 में असम एकॉर्ड, जिसे असम समझौता के नाम से जाना जाता है, हुआ था। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे, आज का अगला सवाल है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? 2 प्रकार से, 5 प्रकार से, 8 प्रकार से और 11 प्रकार से। आप जल्दी से आंसर देंगे। भारत में नागरिकता प्राप्ति के कितने आधार हैं? तो देखेंगे, भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जाता है। वो देखेंगे 5 प्रकार कौन है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और 5वां है नए भूभाग के अर्जन। देखेंगे, भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति के आधार बताए गए हैं। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जन्म से, वंशानुगत व्यवस्था, पंजीकरण, देशीकरण और नए भूभागों के अर्जन। तो 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। और देखेंगे 3 तरह से नागरिकता समाप्ति होते हैं। लिख लेंगे समाप्ति। तो भारत में नागरिकता समाप्ति के भी 3 आधार हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग। देखेंगे, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित किया जाना। तो इस प्रकार से देखेंगे, भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण, नए भूभाग के अर्जन और 3 आधार है समाप्ति। 3 आधार से आपकी नागरिकता ली जा सकती है। स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी, वंचित किया जाना। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, 5 प्रकार से। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे, भारत में इनर लाइन परमिट सर्वप्रथम जारी किया गया
इनर लाइन परमिट क्या होता है? तो देखेंगे अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश काल में, भारत में अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश काल में इनर लाइन परमिट का शुरुआत किया गया। अर्थात भारत के राज्य में ही भारत के लोगों को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। वो राज्य थे, 3 राज्य थे, उसे बताएंगे, लेकिन देखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई। तो आंसर है ऑप्शन में है 1773, 1873, 1955 और 1973। तो देखेंगे आंसर होगा 1873। 1873 में भारत में इनर लाइन परमिट की शुरुआत की गई। देखेंगे आंसर होगा कौन कौन राज्य थे? वो राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम और मेघालय। सॉरी, मेघालय नहीं होगा, नागालैंड। नागालैंड, इन 3 राज्यों में जो है इनर लाइन परमिट की शुरुआत किए गए। इनर लाइन परमिट की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन 3 राज्यों में शुरुआत की गई थी 1873 ईस्वी में। और देखेंगे 2019 में इसमें एक और राज्य को शामिल किया गया। चौथा राज्य कौन बना? तो वह है, चौथा राज्य है मणिपुर। मणिपुर। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में इनर लाइन परमिट में कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं। वो 4 राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, देखेंगे वर्तमान में 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। और इनर लाइन परमिट की शुरुआत कब हुआ? 1873 में। देखेंगे इनर लाइन परमिट आज भी भारत में लागू है और इन राज्यों में आपको जाने से पहले परमिट लेना अनिवार्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? सिटीजनशिप का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखेंगे भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 5। देखेंगे भाग 2 में अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप का वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। देखेंगे भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का वर्णन किया गया है। भाग 3 देखेंगे, भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का वर्णन है। और भाग 5 देखेंगे, भाग 5 में जो है संघ की विधायिका, यहां से आर्टिकल 52 से शुरुआत होता है और आर्टिकल 122 तक संघ की विधायिका और संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। देखेंगे मूल संविधान में आपसे पूछा जाएगा मूल संविधान में कितने भाग थे? तो देखेंगे संविधान के मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे आज का अगला सवाल क्या कहता है? भारतीय पुरुष किसी विदेशी लड़की से विवाह कर ले तो उन्हें किस आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा? देखेंगे, बताएंगे, अभी चर्चा में है, आप लोग जल्दी से आंसर देंगे। किस आधार पर अगर कोई विदेशी लड़का अगर कोई इंडियन लड़का किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उससे उस महिला को भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जाएगा? देखेंगे अभी हाल ही में सीमा हैदर, सचिन जो शादी किए हैं, सचिन सीमा हैदर से शादी किया है जो कि पाकिस्तान की लड़की है, तो उससे किस आधार पर नागरिकता मिलेगा? अगर इंडियन पुरुष किसी विदेशी लड़का से शादी करता है तो उसको नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? देशीकरण, पंजीकरण, नए भूभागों के अर्जन और वंशानुक्रम। आंसर क्या होगा? तो देखेंगे अगर कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उसे बाई रजिस्ट्रेशन
पंजीकरण के द्वारा उसको नागरिकता प्राप्त होगा। आप बताएंगे अगर कोई इंडियन महिला अगर किसी विदेशी पुरुष से शादी करता है तो उस महिला के बच्चे को भारत की नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर इंडियन महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है तो उस बच्चे को भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा? चलिए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, भारत में अनिवासी भारतीय नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जिसको NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, किसे माना जाता है? देखेंगे ऑप्शन में है 180 दिन भारत से बाहर रहने वाले को, 182 दिन भारत से बाहर रहने वाले को, 100 दिन 100 दिन अपने गृह राज्य से बाहर रहने वाले को, 150 दिन अपने गृह राज्य से बाहर रहने वाले को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे अनिवासी भारतीय नॉन रेसिडेंशियल इंडियन किसे कहते हैं? तो देखेंगे पहले भी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, वैसा इंडियन जो लगातार 182 दिन, आंसर हो जाएगा 182 दिन, वैसा इंडियन जो भारतीय पासपोर्ट धारक है और भारत से बाहर लगातार 182 दिन बिजनेस करने के उद्देश्य से, जॉब करने के उद्देश्य से, पर्यटन करने के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य से अगर लगातार 182 दिन भारत से बाहर रहता है तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा 182 दिन भारत से बाहर रहता है तो उसको NRI कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना के लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे भारत में नागरिकता निम्न में से कहां से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन। आप बताएंगे भारत में नागरिकता कहां से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन से भारत में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया। देखेंगे अमेरिका, यहां से फंडामेंटल राइट लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है। देखेंगे कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया गया है, यहां से राष्ट्रपति के जो परामर्शी सिद्धांत है लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, असम समझौता के अनुसार अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कटप तिथि निर्धारित किया गया है। असम समझौता के अनुसार अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कटप तिथि, देखेंगे 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो 1971 में जब युद्ध हुए थे तो उस दौरान बहुत सारे बांग्लादेशी लोग इंडिया में इंटर कर गए। तो 1985 में असम समझौता के तहत यह निर्धारित किया गया कि 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग इंडिया में आ चुके हैं उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसके बाद आने वाले लोगों को इंडिया से बाहर जाना होगा। तो इसके लिए कटप तिथि 24 मार्च 1971 निर्धारित किया गया है। देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया और देखेंगे 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया। आइए आज के अगले सवाल पर, ऑप्शन में 31 दिसंबर 2014। देखेंगे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता दिया गया, उनके लिए कटअप डेट 31 दिसंबर 2014 निर्धारित किया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, देखेंगे वर्तमान में इनर लाइन परमिट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। इनर लाइन परमिट अभी हम पिछले सवाल में बताए थे, अंग्रेजों के द्वारा 1873 ईस्वी में, अंग्रेजों के द्वारा 1873 ईस्वी में इनर लाइन परमिट की शुरुआत की गई, जिसमें
3 राज्य थे, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम 3 राज्य थे, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। और देखेंगे 2019 में नागरिकता संशोधन 2019 के द्वारा मणिपुर को चौथे राज्य में शामिल कर लिया गया। तो पूछ रहा है कौन कौन राज्य इनर लाइन परमिट में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। देखेंगे ऑप्शन में कौन है, ए, बी, सी, डी, यानी आंसर हो जाएगा सी। 4 राज्य वर्तमान में इनर लाइन परमिट में 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। चलिए आज के अंतिम सवाल पाते हैं। आज के पार्ट 1 में हम लोग नागरिकता के 2 पार्ट बताए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो आज के अंतिम सवाल पाते हैं। आज का अंतिम सवाल है, आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप भी आंसर देंगे। भारत से बाहर जन्मे बच्चे को, देखेंगे आपसे क्वेश्चन भी हम पूछे थे, भारत से बाहर जन्मे को बच्चे को भारत में नागरिकता निम्न आधार पर दिया जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा का जन्म विदेशों में होता है तो उसको किस आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाएगा? जन्म के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशी क्रम के आधार पर। भारत से बाहर जन्म लेने वाले बच्चे, देखेंगे इसमें आंसर हो जाएगा वंश क्रम के आधार पर। देखेंगे शुरू में कहा गया था कि यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं के द्वारा मांग किया जाते रहा, सिर्फ पिता ही क्यों, महिला क्यों नहीं? तो भारत सरकार के द्वारा 1992 में 1992 में नागरिकता संशोधन किया गया, जिसके आधार पर यह जोड़ा गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और उस जन्म के समय उस बच्चे का माता और पिता में से कोई एक इंडियन नागरिक है, इंडिया का नागरिक है, तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन 2004 में, देखेंगे 2004 में इसमें प्रावधान किया गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है और जन्म के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर अगर उस बच्चे का भारत में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगा, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। तो देखेंगे दोस्तों, नागरिकता के पार्ट 1 में हम लोगों ने 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, प्रश्न को देखे। हम लोग फिर अगले वीडियो में नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देंगे। इसके लिए आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।